तो बच्चे ये आ गया, एक बार और दोहरा देते हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा किस किस से बनती हैं? भाववाचक तो सबकी बन जाती है, लेकिन हमें शब्दों का ज्ञान भी तो होना चाहिए कि ये शब्द किस प्रकार के हैं। सबसे पहले आता है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द होता है वो हर प्रकार की संज्ञा का नहीं, केवल जातिवाचक संज्ञा से ही भाववाचक संज्ञा परिवर्तित होती है। तो वो जातिवाचक संज्ञा में उसकी जाति का मतलब वकील काम कर रहा है, वकालत, डॉक्टर है, डॉक्टरी है, मनुष्य है, मनुष्यता, सज्जन है, सज्जनता में। इस तरह से हम किसी भी जातिवाचक संज्ञा से हम इस प्रकार भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कर सकते हैं। सेकंड नंबर आता है, दूसरा नंबर आता है सर्वनाम से। तो निज, निज मीन्स खुद, स्वयं, निजी, अपना, निजी, और इसका एक निजत्व भी होता है शब्द। निजत्व भी सही है और निजी भी सही है। उसके बाद आता है अपना। अपना में अपनापन भी है और अपनत्व भी है। अपना में अपनापन भी करेंगे, गलत नहीं है, अपनत्व भी सही है। मम, मेरा, मेरे के ऊपर मम, मम, ममता, जो ममता का भाव, भाववाचक संज्ञा बनती है। तीसरा है महान से महानता। तात्पर्य रखे उसमें भाववाचक संज्ञा बना दी गई। तो महान से महानता बनी, वीर से वीरता बनी, निर्बल से निर्बलता बनी, निर्भीक से निर्भीकता बनी। कोई भी शब्द हो खुद देखना है सबसे कौन सा लग रहा है या क्या लगाकर कर सकते हैं जो भाववाचक संज्ञा में आया है। अगला नंबर आता है क्रिया। क्रिया हमारे किसी कार्य का होना। कोई भी कार्य कर रहा है, हम बोल रहे हैं रसोई घर में रसोईया खाना पका रहा है, खाना पका रहा है, खाना नहीं पका रहा है। क्या कर रहा है? पका रहा है खाना। तो पका रहा है, तो वो क्रिया है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं हमारी क्रिया है खेल। खेल में खेलना तो हम भाववाचक बना सकते हैं। उड़ना, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, देखो उस पक्षी की उड़ान कितनी ऊंची है। उड़ान, उड़ तो रहा है, हम पक्षी को हम छू नहीं पाएंगे जब उड़ान कहेंगे। उड़ना, कौन कौन उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। तो बनना, किसी चीज का बनना होता है तो बराबर में परिवर्तन कर देते हैं। अव्यय से दूर, अव्यय से क्या है? अव्यय से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करने के लिए, जैसे दूर है तो दूरी हो गया, ऊंचा है तो ऊंचाई हो गई, तीन है ये मना है, मनाही हो गई। तो इस तरह के शब्दों में हम ये कर सकते हैं। इन भेदों के बाद जो मैंने भाववाचक संज्ञा बनाई, भेद के बाद हमने जो 3 भेद बताए, उसके बाद 2 अन्य भेद इसमें जोड़ दिए गए हैं, एक्स्ट्रा है, अलग से है। एक है वो जातिवाचक होता है, जैसे अन्य कक्षा में कोई इस प्रकार से कराया गया है, लेकिन इसमें अन्य में कर दिया है 2 अन्य भेद। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा है द्रव्यवाचक। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब समूह में ये जो भेद दिए हैं वो अन्य में आ जाते हैं, मुख्य 3 होते हैं। तो देखिए समूहवाचक या समुदायवाचक, इसका दूसरा नाम समूहवाचक का समुदायवाचक होता है। बच्चे समुदाय एक समूह जो होता है, दल होता है, झुंड होता है, इस तरह की चीजें ये सारी समूहवाचक
कक्षा में समूह होता है, एक अकेली कक्षा में एक छात्र नहीं होता। सेना की टुकड़ी होती है, सेना में अनेक जवान होते हैं। दल, टिड्डी दल होता है, इसमें कितनी, किसी का भी दल ले लीजिए ना, दल हो गया। भीड़ में देखो कितने भी लोग हो सकते हैं, एक अकेले इंसान से भीड़ नहीं होगी, वो समुदाय या समूहवाचक संज्ञा में के अंतर्गत आ जाते हैं। जहाँ कोई समुदाय हो, दल हो, एक से अधिक जो संख्या में होते हैं वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक में सभी प्रकार की धातुएं, पदार्थ, धातु, द्रव्य, ये सारी चीजें आ जाती है। जैसे दूध, पानी, सोना, चांदी, ठीक है, और नारियल, गेहूं, चावल, तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आई है द्रव्यवाचक। द्रव्य में धातुएं भी आती हैं, पदार्थ भी आते हैं, द्रव्य भी आते हैं। इस तरह की सारी चीज़ों के नाम का जब बोध होता है तो वो द्रव्यवाचक होता है। और समूहवाचक में जिन शब्द से वस्तुओं और उनके समूह या समुदाय का बोध हो, किसी भी वस्तुओं का हो, किसी भी व्यक्तियों का हो, प्राणियों का हो, ये सब समूह समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्य में ये पदार्थ, धातु आदि आते हैं। तो बच्चों, आपको संज्ञा अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। उसके बाद आप जो आगे अभ्यास दिए हुए हैं वो पेंसिल से ये सारे अपने हल करेंगे। रॉन्ग राइट दिए हुए कर सकते हैं। सर्किल है जो भाववाचक संज्ञा का दे रहे हैं वो आप हल कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को बदलना, जैसा कि मैंने अभी बताया, बहुत ध्यानपूर्वक लड़का का लड़कपन इस तरह से आपको करना है, कर सकते हैं। फिर उचित संज्ञा द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति स्वयं करिएगा, है। तो रिक्त स्थान जो है तो वो संज्ञा भरनी है, हमें संज्ञा शब्द से फिल करना है। इधर ये छांटना है कौन सी व्यक्तिवाचक है, सब मिक्स दिया हुआ है, लेकिन आपको अलग अलग करना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, भाववाचक बनाना है। जो शब्द दिए हुए हैं उनसे भाववाचक बनाकर उन वाक्यों को पूरा करना है। तो बच्चों, आज ये चैप्टर पाठ 7 यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स। हैव अ गुड डे। सुप्रभात छात्रों, आज हम अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 के हिंदी भाषा के पाठ 7 का, जिसका शीर्षक है संज्ञा, के विषय में चर्चा करते हैं। आइए चर्चा करें। संज्ञा क्या है? संज्ञा से आपका क्या अभिप्राय है? संज्ञा से आप क्या समझते हैं? तो आदि प्रश्नों का उत्तर एक ही प्रकार से होता है, इन्हें परिभाषित करके। तो संज्ञा कैसे आप इसकी शिक्षाओं से भी पढ़ते आए हैं, तो इसको परिभाषित करना भी आवश्यक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत सरल सी भाषा में कहा जाता है, बहुत अच्छी तरीके से सरल भाषा में परिभाषित किया गया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा
भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम कोई भी ले लीजिए, राम का ले लीजिए, स्थान का नाम दिल्ली का दिल्ली, वस्तु का मेज ले लीजिए, भाव ले लीजिए। भाव क्या है? सुंदरता। ये सब इस तरह के उदाहरण हम दे सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव, ये सारे काम बहुत सारे हैं, लेकिन परिभाषा में ज़्यादा नहीं है। अब ये परिभाषा जानने के बाद प्रश्न उठता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। यहाँ तीनों प्रकार की संज्ञा है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में अधिक वस्तु स्थान के नाम को व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक में जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, तो वो जातिवाचक में आएगा। जातिवाचक में जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, किसी भी प्राणी, उनके सब के जाति का बोध हो, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक जहाँ इनके भाव का बोध हो, जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति आदि का भाव का बोध हो, वो है शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में केवल भाव प्रदर्शित होता है। उस भाव को भाववाचक संज्ञा की पहचान है कि बच्चों अभी उनको उदाहरण नहीं दिया, देते हैं, अभी शॉर्ट में बताया है, संक्षेप में बता रहे हैं जिस क्या कहते हैं, परिभाषित अभी करते हैं। तो भाववाचक जो भाव को हम छू नहीं सकते, जिनको छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। अब पहला सवाल है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? व्यक्तिवाचक शब्द के द्वारा जिस शब्द के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि का बोध, आदि का बोध, इसके आदि का बोध हो, वो कौन सी कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप केवल व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा बोध हो, वो देखेंगे। व्यक्ति में नाम आ जाएगा, कोई भी नाम किसी का आ जाएगा। सीता लिखा हुआ है, सीता एक नाम व्यक्तिवाचक। वस्तु
ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, है पुस्तक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी चीज ये पुस्तक ले लीजिए, नाम ले लीजिए पुस्तक का, नाम करिए, रामायण का लीजिए, रामायण भी सही है, पुस्तक का नाम है, वस्तु का नाम हो गया, स्थान का नाम आगरा का है। ये एक विशेष करके जो जुड़ा है उसमें इनका नाम इस तरह से आ जाता है। जातिवाचक जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान आदि का, व्यक्ति वस्तु का किसी जिस शब्द के द्वारा लिख देते हैं, जिस शब्द के द्वारा एक ही जाति के व्यक्तियों प्राणियों व्यक्ति वस्तु जाता बोध, तो वो हमारा जातिवाचक कहलाता है। जातिवाचक में क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं, उदाहरण में तो देखिए बच्चे, छात्र कर सकते हैं, फल कर सकते हैं, सब्जी कर सकते हैं, ये अलग चीजें। सब्जी को फल नहीं कर सकते, फल को सब्जी नहीं कर सकते, बच्चे को बड़े बूढ़े नहीं कर सकते, वो एक प्रकार की भाववाचक जिस शब्द के द्वारा गुण दोष ऐसे करते तो आपको गुण दोष, अवस्था या मन के भाव, आदि का बोध। तो यहाँ हम इस क्या कहेंगे, भाववाचक शब्द है। पहचान ये है कि इन भावों को ना तो हम स्पर्श कर सकते हैं, केवल महसूस ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ये चीज अच्छी नहीं है, केवल महसूस करते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्यार, जैसे बुढ़ापा, अवस्था हो गई, प्रेम भाव हो गया, तो इस तरह से भाव का प्रेम भाव हो गया, थकान हो गई, थकावट हो गई, तो ये हम इसको स्पर्श नहीं कर सकते, यही भाव हमारे भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। तो तीन प्रकार हो गए इनके, इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगली कक्षा में जातिवाचक संज्ञा के भेद पढ़ेंगे, लेकिन कक्षा 6 में इसके भेद नहीं है। वैसे इसके भेद होते हैं, लेकिन इसमें आपको यहीं तक ही अध्ययन करना है। जब भेद हम ज्ञान कर लेते हैं, भेद जानने के बाद प्रश्न उठता है कि ये जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा थोड़ी सी लेंथी है और हो जाती है। क्यों? एक प्रश्न
कई अभ्यास हिंदी में पड़ेगा, भाववाचक संज्ञा बनाइए, इस शब्द की भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कीजिए या उसमें परिवर्तन कीजिए। तो उसे कैसे करेंगे? हमें उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है, कौन सी ऐसी नियम है जिनको ध्यान में रखना है। तो वो कुछ नियम ध्यान देने योग्य हैं, वो ध्यान दीजिएगा। तो कुछ बातें हैं नियम देखेंगे। ये नियम केवल भाववाचक संज्ञा वाले हैं। भाववाचक संज्ञा जो बनाते हैं हम या उसमें परिवर्तन करते हैं, उसमें बदलते हैं, तो हम किस प्रकार से करते हैं। अब आता है नियम। पहला नियम है, ये भाववाचक संज्ञा क्वेश्चन ये प्रश्न किया जाता है कि भाववाचक संज्ञा किन किन से बनती है। भाववाचक संज्ञा किन किन से बनती है। तब हम जब परिवर्तन करेंगे, हम पहले तो हमें इसका ज्ञान होना आवश्यक है, हम सभी को। तो उसका ज्ञान होने के बाद ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो देख लीजिए पहले किन किन से बनती है, पहले नियम के बारे में हम बताएंगे, बता जाएगा। तो एक भाववाचक संज्ञा एक बनती है जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से दूसरी बनती है सर्वनाम से। तीसरी बनती है शुद्ध क्रिया के विशेषण से। और अगली में आता है क्रिया से। और आता है अव्यय से। ये 5 प्रकार हमें ध्यान दे रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक जैसे सबको हमने देख लिया, हमारे ये उदाहरण है। इसको हमें क्या करना है? परिवर्तन करने के साथ जाति, पहले जातिवाचक शब्द लेने हैं। एक ही जाति का जो भी कार्य करता है व्यक्ति, वो एक तरह से उसका बिजनेस है, व्यापार कर रहा है, वो बिजनेस में आ जाएगा। वकील वकालत करता है, वकील जातिवाचक में आ गई। भाववाचक में मत लेंगे तो वकालत हो जाएगा। डॉक्टर है, डॉक्टरी आ जाएगी। तो वकील की वो जब भाववाचक में करेंगे तो आ जाएगा वकालत। आ गया। मनुष्य, ये भी जाति है, तो मनुष्यता, इसको हम बदलेंगे तो मनुष्यता में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद सज्जन यदि है तो इसमें सज्जन का सज्जनता में परिवर्तन कर देते हैं। इस तरह से बढ़ते आते हैं और जातिवाचक संज्ञा में उनका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। सर्वनाम आप कोई भी ले लीजिए, निज ले लीजिए, निज से निजी कर सकते हैं। अपना से अपना नहीं आता है और अपना तो भी आता है, दोनों ही आते हैं। निज से निजत और निजी दोनों आते हैं। ऐसे ही मम से ममता बनता है, मम से ममता बनता है। तो इस तरह के हम वाक्य करके जो जातिवाचक संज्ञा वाले ये अलग है। सर्वनाम हमारे में अपना तो है, मम्मी मेरा ममता, ये अपना मेरा मम्मी मेरा होता है, तो ये भी सर्वनाम है, तो मम का ममता हो जाता है। विशेषण कोई भी ले लीजिए आप, महान से महान का हो गया, वीर से वीर का हो गया। ओके,
कोई भी कार्य हो रहा है, बाकी में जो किसी कार्य का होना दर्शाया जाता है वही क्रिया हो जाती है। तो उसी के साथ साथ हमें इन बातों पर भी ध्यान देना है कि जो क्रिया शब्द हैं उनको लिखना है। जैसे थकना है, थकना है, थकना से थकान हो जाएगा या थकावट हो जाएगा, दोनों हो जाते हैं। उड़ना, कोई चीज उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, अब आप उसको कैसे करेंगे? उड़ान, ठीक है। और बनना, इस तरह से बनाना है। कोई भी हमारा क्रिया शब्द है उससे हम कोई भी प्रत्यय लगाकर इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि आगे चीज होता है। मैंने पहले पिछले पाठ में बताया था कि उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं। तो उसी प्रकार प्रत्यय लगाकर हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो थकना का थकान भी होता है, आन शब्द लग के, और आवट भी आता है। उड़ना में उड़ान भी होता है, आन शब्द लगता है। बनना में बनावट, आवट शब्द लग गया। इधर जब विशेषण में लगा है तो का प्रत्यय लगा है, तो हम कर सकते हैं। इसी से परिवर्तन, प्रत्यय लगने से परिवर्तन होता है। अव्यय शब्द जैसे हमने लिखा है दूर शब्द, अव्यय शब्द हमारा दूर में आ गया, तो ये दूरी करना है, इसको दूरी करना है। ऊंचा, ऊंचाई, ऊंचा, ऊंचाई। तीव्र, तीव्रता। हर शब्द के आगे ये अव्यय है, दूर, ऊंचा, तीव्र, ये सब हमारे क्या है? ये मना, मनाही, तो ये हमारी अव्यय है। अब सुन लीजिए कि देखिए, जब हमारे ये संज्ञा पहचान आती है, हम पूरे अच्छी प्रकार से पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले हम आएंगे, कहना चाहेंगे कि परिभाषा का ज्ञान हमें, हम परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल है, ठीक है। लेकिन फिर भी हर क्लास में आते हैं संज्ञा करने को इसलिए मिलती है कि उसका रिवीजन यानी पुनर्अभ्यास हो जाता है। भेद क्या है? परिभाषित करने के बाद भेद की जिज्ञासा होती है कि कितने प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि का बोध हो, वो हमारी क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सीता है, रामायण है, आगरा है, कलम है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हम कोई भी उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जातिवाचक, जिस शब्द के द्वारा एक ही जाति के व्यक्ति, वस्तु व स्थान आदि का जाति का बोध, एक ही जाति। तो बोध तो हो रहा है, लेकिन उसमें बच्चे, छात्र, फल, सब्जी, अनाज, इस तरह की चीजें सारी हमारी जातिवाचक में आ जाती हैं। हर नंबर में आता है भाववाचक संज्ञा। भावों का वर्णन, गुण, दोष, अवस्था, ये सारे भाव में आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण, दोष है, सुख, दुख, वह बहुत परिश्रमी है, गुण आ गया, वो बहुत बेईमान है, उसकी बेईमानी समझ में नहीं आती। तो इस तरह की बातें गुण और दोष बता है, उसमें ये चीज गुण और दोष में आ जाती है। अवस्था, बचपन एक अवस्था, बुढ़ापा, युवावस्था, वृद्धावस्था, तो ये सारी अवस्थाएं हैं। मन के भाव, प्रेम, घृणा, ये क्या है? वह बहुत ईर्ष्या रखता है, ईर्ष्या का भाव आ रहा है, मन के भाव। वह जानवरों से प्रेम करता है, वो जानवरों के प्रति करता है, प्रेम भाव तो है, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ कुछ भी
थकान होती है, हम बहुत थक रहे हैं, तो हम थक रहे हैं, लेकिन जो थकान है वो कौन महसूस कर रहा है? हम। थक जाते हैं तो चेहरा अलग दिखाई दे जाता है, तो सामने वाला भी यही कहेगा, हाँ ये थकान हो रही है, थकावट हो रही है, महसूस कर रहे हैं, सामने वाला भी महसूस करेगा। तो भावों को छू नहीं सकते, हम भावों को स्पर्श नहीं कर सकते, हम किसी के गुण दोष को स्पर्श नहीं कर सकते, अवस्था को नहीं कर सकते। अवस्था जैसे कोई वृद्ध पुरुष है और हम कहें कि उसकी वृद्धावस्था को स्पर्श कर लें, कैसे कर पाएंगे? हम तो उस इंसान को स्पर्श करेंगे, उसकी अवस्था को नहीं। तो ये गलत है। हम इसीलिए कहा गया है कि भाववाचक संज्ञा में भावों को कभी भी स्पर्श नहीं कर सकते और उसको तो केवल महसूस ही किया